जय हिंद दोस्तों। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमारे यहाँ होने वाले इलेक्शन के बुक का एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में वोट देने से पहले हर एक वोटर को पता होना चाहिए। जब 1990 से पहले हमारे देश में इलेक्शन के टाइम पे बैलेट पेपर्स का यूज किया जाता था तो उस वक्त लोग अपने पसंदीदा पार्टी को जिताने के लिए एक से कई ज्यादा वोट डाल आया करते थे। उस समय इलेक्शन के टाइम कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि वेपन्स के दम पर इलेक्शन बूथ को ही कैप्चर कर लिया करती थी। उस बूथ पर जितने भी बैलेट पेपर अवेलेबल होते थे उन पर वो लोग फोर्सफुली अपने पसंदीदा पार्टी को जिताने के लिए वोट डालाया करते थे। अब वैसे ये तो मेजर रीजन था, पर और भी कई रीजन थे, जैसे जो पेपर बैलेट यूज किया जाता था उसका प्रिंटिंग कॉस्ट काफी हाई हुआ करता था। साथ ही फिर उन पेपर्स को हैंडल करना, ट्रांसपोर्ट करना और फिर बहुत सारे लोगों को लगाकर मैनुअली काउंट कराना काफी लेंथी प्रोसेस हो जाता था। और इतना करने के बाद भी फिर काउंटिंग में ह्यूमन मिस्टेक या फिर जानबूझकर की गई गलत काउंटिंग जैसे रीजन से परेशान होकर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के इस पूरे सिस्टम को चेंज करने का डिसीजन ले लिया। ईयर 1977 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आइडिया प्रपोज किया था और फिर इसे बनाने का टास्क ECIL को दिया गया। ECIL का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। इस कंपनी ने ईयर 1979 में ईवीएम का पहला वर्किंग मॉडल शोकेस किया था, जिसके बाद 6 अगस्त 1980 को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और ECIL को ईवीएम मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। ईयर 1982 में केरला के परावूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो रहे एक बाई इलेक्शन में पहली बार ईवीएम को लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया था। लेकिन इसके जस्ट बाद ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहे ईवीएम के केस में कोर्ट ने पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 59 to 61 के तहत कहा था कि पेपर बैलेट के अलावा किसी भी तरह की अल्टरनेट टेक्नोलॉजी वैलिड नहीं होगी जब तक उसके लिए पार्लियामेंट में अलग से लॉ नहीं पास हो जाता। इस इंसिडेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में ईवीएम को लेकर कई नए नियम बनाए गए और 2004 के लोकसभा इलेक्शन में पहली बार ऑल ओवर इंडिया में लोगों ने ईवीएम के थ्रू वोट किया था। अब अभी तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ईवीएम का आखिर इतिहास क्या रहा है, पर क्या आप ये जानते हो कि आखिर ईवीएम काम कैसे करता है? ईवीएम के वर्क को समझने के लिए पहले ये जानना ज्यादा जरूरी होगा कि ईवीएम के दो पार्ट होते हैं, बैलेटिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट, और इन दोनों यूनिट को एक 5 मीटर के केबल के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। इलेक्शन के बूथ पर कंट्रोल यूनिट को एक पोलिंग ऑफिसर हैंडल करता है और वहीं दूसरी साइड बैलेटिंग यूनिट को एक सेपरेट कंपार्टमेंट में रखा जाता है जहां सिर्फ वोटर्स ही अंदर जा सकते हैं। इस पूरे मशीन को एक 6 वोल्ट की अल्कलाइन बैटरी से पावर दी जाती है, जिसे कि इसे किसी भी लोकेशन पर बिना किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स के यूज किया जा सकता है। बैलेटिंग यूनिट पर हॉरिजॉन्टली अलाइंड ब्लू बटन प्रेजेंट होता है जिसके सामने कैंडिडेट का नाम और पार्टी का सिंबल बना होता है। वहीं पोलिंग ऑफिसर के पास कंट्रोल यूनिट पर एक ही बटन होता है जिसपे बैलेट लिखा होता है। इस बटन का यूज हर एक वोट के बाद सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। जब तक इस बटन को पोलिंग ऑफिसर प्रेस नहीं करता तब तक मशीन नेक्स्ट वोट को काउंट नहीं करती, भले ही अंदर खड़ा इंसान कितनी बार बटन को प्रेस क्यों ना कर दे। अब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह ईवीएम के भी कई एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। ईवीएम के थ्रू वोट डालने में बैलेट पेपर के कंपैरिजन में काफी कम टाइम लगता है। साथ ही रिजल्ट के टाइम वोट काउंट करके रिजल्ट अनाउंस करना इस मशीन के थ्रू बहुत ही ईजी हो जाता है। ईवीएम के थ्रू वोट फ्रॉड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब तक आप इसके प्रोग्राम को डैमेज नहीं करते तब तक आप इसका गलत यूज नहीं कर पाओगे, और इसके प्रोग्राम को डैमेज करना इस मशीन को तोड़ने के बराबर है, जिसके बाद उस लोकेशन पर री इलेक्शन कंडक्ट करा दिया जा सकता है। ईवीएम के अंदर एक सील की हुई सिक्योरिटी चिप होती है, जिस वजह से ईवीएम के सिस्टम या सिक्योरिटी को टैंपर नहीं किया जा सकता। ईवीएम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 64 कैंडिडेट तक वोट कर सकती है। 1 मिनट में इस मशीन से 5 लोग तक वोट दे सकते हैं, जो कि इसे लेस टाइम टेकिंग बना देता है। ईवीएम के थ्रू एक इंसान बस एक बार ही वोट कास्ट कर सकता है, चाहे वो कितनी बार बटन को प्रेस क्यों ना कर ले, जिससे फेक वोट का खतरा खत्म हो जाता है। ये मशीन बैटरी पर रन करती है, जिस वजह से उस पोलिंग बूथ पे बिजली चली भी जाए तो उससे वोटिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक ईवीएम मशीन के अंदर पिछले 10 साल तक का डेटा स्टोर रहता है, जिससे जरूरत पड़ने पर इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त चेक कर सकती है। और लास्टली इस मशीन के बॉटम में एक नोटा का बटन होता है, जिससे कोई वोटर ये एक्सप्रेस कर सकता है कि वो किसी भी कैंडिडेट से खुश नहीं है। नोटा का मतलब दोस्तों यहाँ नन ऑफ द अबव से है। अब जब हम डिसएडवांटेज की बात करें तो किसी भी ईवीएम में कैंडिडेट के नाम वहां के लोकल लैंग्वेज में लिखे होते हैं, तो अगर कोई वोटर उस लैंग्वेज से फैमिलियर नहीं है तो उसे थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ईवीएम एक बार में 3840 वोट्स तक ही रिकॉर्ड कर सकती है, पर वैसे तो ये कोई इशू नहीं है, क्योंकि किसी भी पोलिंग बूथ पर इतने वोटर नहीं होते हैं। और इसका रीजन ये है कि हर लोकेलिटी में पोलिंग बूथ काफी नंबर में प्रेजेंट होता है। और लास्टली ये मशीन मैक्सिमम 64 कैंडिडेट तक ही वोट कर सकती है। अब वैसे तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 64 से ज्यादा कैंडिडेट खड़े हैं तो वहां ये एक प्रॉब्लम बन सकता है। ईवीएम के आने की वजह से आज की डेट में इलेक्शन के वक्त हमारे देश में फर्जी वोट लगभग ना के बराबर डाले जाते हैं, और वही हाई सिक्योरिटी की वजह से बूथ कैप्चरिंग कोई चाह कर भी नहीं कर पाता है। अब वैसे तो आपने ये चीज सुना ही होगा कि इलेक्शन के वक्त ईवीएम हैक हो जाता है, पर अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो जो लोग ये चीज बोलते हैं वो लोग खुद भी अभी तक इस चीज को
प्रूफ करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। तो इसका यही मतलब बनता है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। पर फिर भी ऐसे बेसलेस एलिगेशन पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के ऊपर लगाती रहती है और ये चीज आपको आने वाले इलेक्शन के बाद भी सुनने को मिलेगा। अब इस वक्त के सिचुएशन को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इस वक्त इंडिया में किसकी सरकार बनने वाली है, पर उनका सबसे बड़ा नारा अब की बार 400 पार सच होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बीजेपी को 400 सीट्स लाने के लिए साउथ इंडिया में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, जो कि उनके लिए इतना आसान नहीं होने वाला। अगर आप समझना चाहते हो कि कैसे बीजेपी इस पूरे सिचुएशन को टैकल करने वाली है तो आप यहाँ क्लिक करके हमारे इस वीडियो को देख सकते हो। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।